हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो गाइस, आज है हमारी बायोटेक्नोलॉजी की क्लास नंबर 2। होपफुली आप लोगों ने क्लास नंबर 1 देख ली होगी। जिन्होंने क्लास नंबर 1 यानी कि इंट्रोडक्टरी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की क्लास नहीं देखी है, गो बैक एंड सी द क्लास। नॉट राइट नाउ, रुकिए, अभी ये क्लास अटेंड कीजिए, उसके बाद जो है आप वो क्लास देख सकते हैं। बिकॉज एक किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का एक तरीका होता है, इट गोज इन अ फ्लो। सो इट विल बी बेटर अगर आप सारी क्लासेस टाइमली ले रहे हैं और उसी फ्लो में ले रहे हैं, तो चीज़ें आपको थोड़ी बेटर समझ में आएंगी। अदरवाइज मैं आगे कोई टर्म यूज़ कर रही हूँ, आप कहेंगे मैम ये क्या होता है, हमें नहीं पता, लेकिन वो मैम पहले समझा चुकी है, वो क्लास आपने देखी नहीं है। तो इसीलिए एक फ्लो में चलना, अपने आप को एक रूल में बांधना ज़रूरी होता है। अगर चीजें सिस्टमैटिक ना चले तो ये धरती, ये ब्रह्मांड, सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा, है ना। धरती अपना रास्ता छोड़ के कहीं और चली जाएगी, मून कहीं और चला जाएगा। तो सबका एक डिफाइंड रास्ता, एक तरीका होता है। हमें सबसे बेस्ट तरीका वही होता है किसी भी चीज को पढ़ने या समझने का। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन और चलते हैं किसकी तरफ, प्लांट टिश्यू कल्चर की तरफ। As I told you in the earlier class, हम नेक्स्ट क्लास में प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। Before that, if you have not downloaded this application, Adda 24/7, do download this application. लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, ये सारे फीचर्स जो हैं आपको इसमें मिलेंगे। करंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट्स, पावर कैप्सूल, डेली क्विजेस, आस्क यू डाउट्स, आर्टिकल्स, बहुत कुछ कंटेंट मिलता है जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है। सो डू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। डिस्क्रिप्शन में मेरे नाम से जो है आपका इसमें लिंक गिवन है, इससे आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर अभी आपने एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन नहीं दबाया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल। ये इकलौता चैनल है जहां पर एग्रीकल्चर का सुबह से शाम तक आपको भरपूर कंटेंट मिलता है। सारे फैकल्टीज को आप अभी तक जानते होंगे, नहीं जानते तो उनकी लाइव क्लासेस आप देख सकते हैं। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग द क्लासेस आर रनिंग। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि सारी वीडियोस, जिस भी चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं स्पेशली, वो टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिले, सारी क्लासेस आप जो है इनकी लगा सकें। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। सो इसको लेट क्यों करना है, अपनी किसी भी प्रिपरेशन में जो फर्स्ट स्टेप है, किसी भी चीज़ को पढ़ने समझने की तैयारी, वो जो है आपको एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब करके स्टार्ट कर देनी है। चलिए नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर की। व्हाट इज प्लांट टिश्यू कल्चर? नाम से समझ आ रहा है, प्लांट यानी कि प्लांट से लेना है, टिश्यू लेना है और उसको कल्चर करना है, उसको कल्टीवेट करना है। दिस इज प्लांट टिश्यू कल्चर। इंट्रो कल्चर ऑफ प्लांट सेल्स, टिश्यूज एज वेल एज ऑर्गन्स is called plant tissue culture. इन विट्रो का क्या मतलब होता है? जब आप लैब में कल्चर कर रहे हैं, ठीक है, जब आप लैब कंडीशन में किस चीज को रख रहे हैं तो वो इन विट्रो कंडीशन होती है। तो लैब कंडीशन में या आर्टिफिशियल कंडीशन में आप कोई प्लांट, उसका टिश्यू, उसका सेल, उसका ऑर्गन कुछ भी कल्चर कर रहे हैं तो इसे प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर में आप प्लांट का सीड, ऑर्गन, टिश्यू, प्रोटोप्लाज्म यानी कि कुछ भी ले सकते हैं। एवरी सेल कैन डू द प्लांट टिश्यू कल्चर, है ना। आप एम्ब्रियो को भी ले सकते हैं, सीड को भी ले सकते हैं, एंथर्स को भी ले सकते हैं, लीफ को भी ले सकते हैं, यानी कि प्लांट का कोई भी सेल ले सकते हैं। उसे प्रॉपर सही टेक्निक से अगर आप कल्चर करेंगे, सही टेक्निक से आप उसे कल्टीवेट करेंगे, इट विल ग्रो इनटू अनदर प्लांट। वो आपको एक दूसरा, एक नया प्लांट आपको देता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर, ये जो आपका टेक्निक है, आपकी टेक्निक है ना। So all of this technique is dependent on this totipotency. कैसे हम कोई भी प्लांट का सेल ले रहे हैं, चाहे वो प्लांट सेल है,
चाहे वो लीफ का सेल है, वो एंथर है, वो ओवरी से लिया हुआ सेल है, या वो एम्ब्रियो है, कैसे हम डिफरेंट सेल जो ले रहे हैं वो एक पूरे प्लांट में तब्दील हो रहे हैं, कैसे एक सेल पूरा का पूरा एक नया प्लांट बना लेता है। तो वो बनाता है विद द हेल्प ऑफ दिस टर्म दैट इज टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी हर सेल की वो एक प्रॉपर्टी है जो उसे पूरे एक नए इंडिविजुअल में तब्दील कर सकती है। यानी कि एक सेल से, है ना, जब हमारा जीवन भी शुरू हुआ था एक सेल से ही शुरू हुआ था, एक सेल पूरा प्लांट बना सकता है, एक सेल पूरा ऑर्गेनिज्म दोबारा से बना सकता है। उस एक सेल की इस क्षमता को टोटीपोटेंसी कहते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक सेल मल्टीप्लाई होता है, अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो है वो एक पूरे प्लांट में तब्दील हो जाता है, और आपको बहुत सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे प्लांटलेट्स मिल जाते हैं, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। लेकिन प्लांट्स में ये टोटीपोटेंसी आती कैसे है और कहाँ से है? तो ये 3 और टर्म आपको समझने की जरूरत है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन and redifferentiation. Now, what are these terms? You will be understanding in this presentation very clearly. और ये टर्म ऐसी टर्म्स हैं जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब डिफरेंशिएशन होता है, कब डी डिफरेंशिएशन होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो मेक अ क्लियर पिक्चर इन योर माइंड। जब आप अपने माइंड में क्लियर पिक्चर बनाएंगे, हालांकि मेरे पिक्चर भाग रही है, कह रही है जी हमें नहीं रुकना है यहाँ पर हम तो रोक के रहेंगे, हम भी जिद्दी हैं। तो किस तरीके से एक सेल में डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन होता है, जिसकी हेल्प से उसमें ये प्रॉपर्टी डेवलप होती है जिसे टोटीपोटेंसी कहते हैं। और अगर सेल्स में टोटीपोटेंसी ना होती तो क्या होता? तो प्लांट टिश्यू कल्चर, या कह लीजिए टिश्यू कल्चर ही ना होता। वैसे टिश्यू कल्चर नहीं होता तो आप लोगों को पढ़ना भी नहीं पड़ता, लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा। सो दिस होल सब्जेक्ट या होल प्रोसीजर जो है, जितनी भी एप्लीकेशन है, वो इस एक प्रॉपर्टी पर डिपेंडेंट है, एंड दैट इज टोटीपोटेंसी। चलिए शुरुआत करते हैं अपने यहाँ से, जहाँ हम बात करेंगे मेरिस्टेम सेल्स की। ठीक है, मेरिस्टेम सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? जो आपका प्लांट जब ऊपर बिल्कुल उसका जो ग्रोइंग पॉइंट होता है वहां से जो आप सेल्स लेते हैं, वहां पर आपको मेरिस्टेम सेल्स मिलते हैं। मेरिस्टेम सेल्स आर न्यूट्रल सेल्स, है ना, न्यूट्रल है। जैसे कि एक कोरा कागज, आप उस पर कुछ भी लिख दीजिए, आप गीत लिख सकते हैं, पोएम लिख सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं, है ना, खुशी का गीत भी लिख सकते हैं, दुख का गीत भी लिख सकते हैं। The paper is blank. Whatever you want, you can do with it. The same is with this मेरिस्टेम cells. ये जो मेरिस्टेम cells हैं, ये इनिशियल सेल्स हैं, शुरुआती सेल्स हैं। ये सभी सेल्स एक जैसे दिखते हैं, इनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये ब्लैंक है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना जानते हैं बेचारे, और इनको इस देश दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता क्या चल रहा है। इस प्लेन कागज पर अब लिखना शुरू करती है कौन? हमारी प्रकृति, है ना, एनवायरमेंट, या फिर कह लीजिए भगवान। सो दीज मेरिस्टेमिक सेल्स डिवाइड होते हैं, इनमें डिवीजन होता है और नए सेल्स बनते हैं, राइट। अगर हम इससे और शुरुआती में चले तो होता क्या है, आपके पास एक एग होता है और एक स्पर्म होता है ना, एक एग सेल होता है और एक स्पर्म होता है, या फिर पॉलन होता है ना। प्लांट्स की भाषा में बात करें तो पॉलन होता है, मेल गेमेटोफाइट होता है। इन दोनों के फ्यूजन से आपको जाइगोट मिलता है। ठीक है, तो जाइगोट एक सेल है। ये जाइगोट आगे जो है क्या करता है? मल्टीप्लिकेशंस करता है, राइट, मल्टीप्लिकेशंस करता है, और ये एक सेल जो है कई सेल्स बनाता है ना, ये एक सेल्स कई सेल्स बनाता है। अब ये जो सेल्स हैं ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं,
है ना। इन सेल्स के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सभी एक जैसे दिखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इन सेल्स के पास अब इंफॉर्मेशन आनी शुरू होती है, यानी कि इनका डिफरेंशिएशन शुरू होता है। ठीक है, अब आप सभी लोग 10th तक सब कुछ सेम पढ़ते हैं, है ना। 10th तक सभी के सब्जेक्ट सेम होते हैं। जब हम 11th क्लास में आते हैं, कुछ बच्चे साइंस ले लेते हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स ले लेते हैं, कुछ बच्चे आर्ट्स ले लेते हैं। ये किस बेसिस पर लेते हैं कि उन्हें बड़े होकर क्या बनना है, साइंटिस्ट बनना है, इंटीरियर डिजाइनर बनना है, एक्ट्रेस बनना है, सिंगर बनना है, व्हाटएवर देयर इंटरेस्ट इज, उससे रिलेटेड फील्ड को वो चुनते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ अभी इनकी 10th पास हो गई है यहाँ पर, अब आगे इनकी 11th क्लास यानी कि डिफरेंशिएशन की क्लास। अब आप वही पढ़ेंगे जो आप फ्यूचर में करना या बनना चाहते हैं। ठीक है, तो इस सेल को मैंने कहा भैया तुम्हें रूट के सेल्स में चेंज होना है। अभी तक सब सेम थे, क्योंकि रूट का फंक्शन अलग है, तो उसके सेल में कुछ मॉडिफिकेशंस हमें चाहिए होंगी जो अलग होंगी, जो उसको औरों से अलग करेंगी। इस सेल को मैंने कहा कि भैया तुम्हें लीफ का सेल बनना है। लीफ के सेल को क्लोरोफिल चाहिए होगा, क्योंकि उसे फोटोसिंथेसिस करना है। इस सेल को मैंने कहा तुम स्टेम बन जाना। ठीक है, तो जैसे आपने आर्ट, साइंस, कॉमर्स लिया, ऐसे ही इन सेल्स में लेबर डिवाइड होता है, यानी कि सेल्स में ये इंफॉर्मेशन आनी शुरू होती है कि उन्हें क्या करना है। इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। आपका हार्ट के सेल्स ले लीजिए। आपका दिल जब से आप जन्म लेते हैं, इवन बिफोर दैट एक्चुअली हार्ट स्टार्ट्स बीटिंग एट 8 वीक्स, जब नोटिस होता है एक्चुअली, वी डोंट नो इफ फर्दर, है ना, बिकॉज आई एम अ मदर टू, राइट। 8 वीक्स पर हम किसी भी नवजात शिशु की हार्ट बीट को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जब वो मदर के वूम्ब में होता है, सिर्फ 8 हफ्तों का छोटा सा होता है ना। तब से लेकर आज जब तक आपका मृत्यु का काल नहीं आता है, वो टाइम नहीं आता है, तब तक आपका हार्ट कंटिन्यूअसली धड़क रहा है। क्या आपका हार्ट कभी आपको कहता है अरे भैया मुझे रेस्ट करना है, तुम तो रोज 8 घंटे सो जाते हो, फ्रेश हो जाते हो, रेस्ट कर लेते हो, मेरा क्या, मुझे तो कभी रेस्ट ही नहीं मिलता है। लेकिन हार्ट ने अगर रेस्ट कर लिया तो क्या होगा आप सबको पता है। तो हार्ट के सेल्स में ये स्पेशलिटी है कि वो कभी थकते नहीं हैं, दे नेवर गेट टायर्ड, है ना। ये स्पेशलिटी उनमें कहाँ से है, डिफरेंशिएशन से है। हर चीज का अपना अलग फंक्शन है। मेरी स्किन का काम मुझे प्रोटेक्ट करना है, इसमें कुछ रिसेप्टर्स, सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जिसकी वजह से मैं टच करती हूँ तो मुझे किसी चीज का गर्म या ठंडा पता चलता है। तो इनकी ये स्पेशलाइजेशन है। तो हर सेल जो फंक्शन करने वाला होता है वो उससे रिलेटेड स्पेशलाइजेशन करता है। इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन, यानी कि सेल्स के बीच अब हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ये रूट है, ये लीफ है, ये स्टेम का सेल है ना। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है। डिफरेंशिएशन शुरू हो जाएगा, जिसको अपना काम मिला है स्टेम बनाने का वो स्टेम बना लेगा, जिसको लीफ का काम मिला है वो लीफ बना लेगा, जिसको रूट का काम मिला है वो रूट बना लेगा। और हमारे पास क्या आएगा, एक पौधा, एक प्लांट आएगा। तो ये तो है डिफरेंशिएशन, जब शुरुआत से लेकर प्लांट आपका बन गया। अब यहां से शुरू होता है प्लांट टिश्यू कल्चर, यानी कि ये पौधा उग गया है ना। अब मैं आपसे कहती हूँ क्या नाम ले, चलिए गरिमा लेते हैं, है ना। तो गरिमा, इसकी लीफ का एक्सप्लांट लीजिए और इसको टिश्यू कल्चर कीजिए। तो आप क्या करेंगे, आप लेकर जाएंगे सीजर से, इसकी लीफ को काटेंगे और एक पेट्री डिश पर इस लीफ को लाकर रख देंगे, वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इसको कल्चर करने के लिए किस पर रखेंगे, आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर रखेंगे। जब आप इस कटी हुई लीफ को आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर रखते हैं, ये देखिए, है ना, जो भी प्लांट पार्ट आप लाए हैं जब आर्टिफिशियल मीडिया पर रखते हैं, तो जो वो कटिंग पार्ट होता है ना, वहां पर आपके कुछ सेल्स जो है वो डिवाइड हो रहे होते हैं। नाउ यहाँ पर जो सेल्स है जो डिवाइड हो रहे हैं वो क्या करते हैं, यहाँ ये छोटे छोटे क्लम्स आप देख रहे हैं, ये बना रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, फिर से मेरिस्टेम सेल्स बना रहे हैं।
ये लीफ सेल जिसको पता था कि इसे क्या करना है ना, इसे पता था इसे क्या करना है, लेकिन यहाँ पर ये फिर से मेरिस्टेम सेल्स बनाता है, यानी कि ये फिर से गजनी बन जाता है, भूल जाता है, अपनी स्पेशलाइजेशन को त्याग देता है। दिस इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन, यानी कि जो डिफरेंशिएशन हुई थी वो डी हो गई, डिक्रीज हो गई, घट गई या कम हो गई है, तो इसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। जैसे कि आपने 11th और 12th में कॉमर्स पढ़ा, फिर आपने बैचलर्स पढ़ी, बीसीए किया, है ना, अब मैं कहती हूँ या आपका मन किया नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा कॉमर्स पढ़ के, लेट्स टेक साइंस, हम साइंस पढ़ते हैं, तो साइंस के लिए आपको फिर से 11वीं कक्षा में बैठना पड़ेगा, यानी कि शुरू से उस चीज़ को समझना पड़ेगा। अब आपको साइंस टीचर कहेगा जो कॉमर्स में पढ़ा था उसे भूल जाइए, जो अब मैं पढ़ा रहा हूँ उसे याद रखिए। तो ये जो भूलने का प्रोसेस है, जो कॉमर्स के लिए आपका दिमाग, आपकी कोडिंग सेट हो चुकी थी, उसे भूलना है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब ये जो सेल बने हैं डी डिफरेंशिएशन के बाद, अब ये फिर से एक प्लेन कागज की तरह है, इसके पास कोई प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसे क्या बनना है, क्या करना है, ये फिर से एक प्लेन कागज है। अब इस प्लेन कागज पर फिर से डिफरेंशिएशन किया जाता है, ठीक है, फिर से डिफरेंशिएशन किया जाता है, इस मेरिस्टेमिक सेल से फिर से एक प्लांट बनता है, किसके द्वारा? डिफरेंशिएशन के द्वारा। लेकिन ये डिफरेंशिएशन दूसरी बार हो रहा है, फिर से हो रहा है, तो हम इसको डिफरेंशिएशन ना कह करके क्या कहते हैं? रीडिफरेंशिएशन, क्योंकि दोबारा हो रहा है, रिपीट, है ना। तो जब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स में दोबारा से डिफरेंशिएशन होता है ताकि वो पूरे प्लांट में तब्दील हो सके, पूरा एक हेल्दी प्लांट बना सके, तो उसके लिए उसमें रीडिफरेंशिएशन होता है। अगर डी रीडिफरेंशिएशन नहीं होंगे तो सेल में टोटीपोटेंसी नहीं होगी एंड सेल विल नॉट एबल टू जर्मिनेट इनटू द होल प्लांट। एक सेल से आप पूरा प्लांट नहीं बना पाएंगे। अब ये सारी कहानी हो क्यों रही है? ये बेचारा लीफ का सेल है, इसमें अंदर क्लोरोफिल है, इसे लीफ का काम करना तो आता है, बट इस सेल को रूट का काम करना नहीं आता। अगर हमें पूरा प्लांट चाहिए तो हमें रूट भी चाहिए, लीफ भी चाहिए, स्टेम भी चाहिए, फ्रूट्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब इस बेचारे को वो काम आता नहीं है तो ये कैसे करेगा? ठीक है, तो पहले हम इसको कहते हैं सब कुछ भूल जाओ, ब्लैंक हो जाओ। ब्लैंक होने के बाद अपने आप को मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने फिर से काम सौंप दिया, तुम रूट बना लो, तुम सूट बना लो, तुम लीफ बना लो, और इससे क्या डेवलप हो जाएगा? पूरा प्लांट डेवलप हो जाएगा। सो आई होप आज के बाद आप ये तीनों टर्म्स में ना तो कंफ्यूज होंगे और ना भूलेंगे व्हाट इज डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर में और क्या है जो हमें देखना है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दो चीजें बोली कि जो प्लांट उगा है उससे सैंपल लेकर आइए और उसे कल्चर कीजिए। जो ये सैंपल आप लेकर आए हैं इसे कहते हैं एक्स प्लांट। ठीक है, ये प्लांट का एक्स हो गया है ना, क्योंकि आपने उस प्लांट से उसको अलग कर दिया है, राइट। सिर्फ एक्स प्लांट्स को नहीं कहते हैं, अगर आप एनिमल टिश्यू का भी कोई टिश्यू उठाते हैं तो उसे भी एक्स प्लांट ही कहते हैं। कहीं सोचे कि मैम ने तो प्लांट्स में बताया था, लेकिन ऐसे ही याद रखने के लिए प्लांट का एक्स हो चुका है तो इसे क्या कहते हैं? एक्स प्लांट कहते हैं। ये देखिए, जैसे कि कोई भी लीफ है, कोई स्टेम है, कोई भी पार्ट है जो आप तोड़कर लेकर आए हैं अपने प्लांट से और आपने यहाँ पर आर्टिफिशियल मीडिया पर इसको रख दिया है, सो दिस इज कॉल्ड एक्स प्लांट। इसको हम एक्स प्लांट कहते हैं। चाहे प्लांट का है, उसी तरीके से अगर मैं किसी एनिमल का भी टिश्यू लाकर यहाँ पर रखूंगी तो उसे भी एक्स प्लांट ही कहेंगे। सेकेंड इज कैलिस। मैंने क्या बोला था कि जो आपका यहाँ पर ये एक्स प्लांट है, जहां से आप इसको तोड़ते हैं, है ना, यहाँ पर इंजर्ड टिश्यूज होते हैं। ये इंजर्ड टिश्यूज जो हैं जल्दी से डिवाइड होते रहते हैं और ये मेरिस्टेमिक टिश्यूज बनाते हैं, यानी कि मेरिस्टेम सेल्स बनाते हैं। ये मेरिस्टेम सेल्स ये अलग अलग नहीं ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे मैंने बना लिए, ये इस तरीके से गुच्छे में बनते हैं, है ना, क्लम्सी से बनते हैं।
ये जो एक सेल्स का गुच्छा है ना, इसको कैलस कहते हैं। कैलस फॉर्मेशन हो गया। कैलस फॉर्मेशन के बाद आपका पूरा प्लांट डेवलप होता है, गिविंग सम हार्मोन्स। कैलस इज डिफाइंड एज अनऑर्गेनाइज्ड टिश्यू। कैलस क्या है? एक अनऑर्गेनाइज्ड टिश्यू है जिसको अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लाया गया है। ग्रोइंग ऑन सॉलिड सब्सटेंस, जो कि सॉलिड सब्सटेंस आर्टिफिशियल मीडिया पर ग्रो कर रहा है, या फिर कई बार जैसे आपके प्लांट्स में कहीं चोट लगती है ना, आपने प्लांट पे एक चक्कू मारा, कुल्हाड़ी मारी, उसको वहां से जो सेल्स इंजर हुए हैं वहां पर भी कैलस फॉर्मेशन होता है। लेकिन हम प्लांट टिश्यू कल्चर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके इंजर्ड सेल्स हैं, यहाँ से सेल्स डिवाइड होते हैं और क्या बनाते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल बनाते हैं, जिसे कैलस कहा जाता है। ठीक है। सो एक्सप्लांट वो प्लांट है जो हम प्लांट के से सैंपल लेकर आ रहे हैं। कैलस वो है जो इसके द्वारा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बन रहे हैं या एक अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल बन रहा है, उसे हम कैलस कहते हैं। नेक्स्ट इज कल्चर। तो अब जैसे कि मैंने आपको अभी तक एक्चुअली पेट्री प्लेट में ही कल्चर दिखाया है, लेकिन आपने कभी कभी लैब्स में देखा होगा कि कुछ फ्लास्क में भी एक लिक्विड कल्चर रहता है ना। तो बेसिकली जो आपके प्लांट टिश्यू कल्चर की हम बात करें या टेक्निक की हम बात करें, तो आप किसी भी सेल को दो तरीके से, दो टेक्निक्स की हेल्प से कल्चर कर सकते हैं। तो वन इज द सॉलिड कल्चर और कैलस कल्चर, द सेकेंड वन इज द सस्पेंशन कल्चर। I'm sorry. One is the callus culture. Callus culture is the solid culture, जो आप ये पेट्री प्लेट पर देख रहे हैं। यानी कि जो आपका न्यूट्रिएंट मीडिया है वो सॉलिड होता है ना, एक चादर की तरह बिछा हुआ होता है जिस पर आप लाकर अपना एक्सप्लांट रख देते हैं, है ना। तो इसका सॉलिड मीडिया होता है और इस पर कैलस फॉर्मेशन देखी जाती है, यानी कि क्लम्प्स देखे जाते हैं, गुच्छे देखे जाते हैं सेल्स के, है ना। जैसे कि ये एक गुच्छा है, ये दूसरा गुच्छा है, इस तरीके से आपको कैलस फॉर्मेशन नजर आती है। सस्पेंशन कल्चर्स आर द लिक्विड कल्चर्स, सॉरी लिक्विड कल्चर्स, है ना। सस्पेंशन कल्चर्स लिक्विड कल्चर्स होते हैं। तो इनमें जो आपके सेल्स हैं वो क्लम्प्स नहीं बनाते, वो फ्री होते हैं, है ना। ये फ्री सेल्स होते हैं लिक्विड मीडियम में, ज्यादातर ये क्लम्प्स नहीं बनाते, बड़े बड़े क्लम्प्स नहीं बनाते। हाँ, टाइम टू टाइम आपको इनको शेक करते रहना पड़ता है ताकि लिक्विड मीडियम में जो क्लम्प्स हैं वो ना बने। न्यूट्रिएंट मीडिया दोनों में सेम होता है, खाना पीना सेम होता है, कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। लेकिन फिर एक सॉलिड क्यों है और एक लिक्विड क्यों है? सॉलिड में हम एक सब्सटेंस डालते हैं अगर अगर, ठीक है। सॉलिड में हम एक सब्सटेंस डालते हैं अगर अगर, ये सब्सटेंस क्या करता है? उसको जेल लाइक फॉर्म में बना देता है ना, जेल की तरह से जमा देता है, जैसे आप जेली या जाम खाते हैं उस तरीके से, है ना। तो वो सॉलिड बन जाता है। इसमें भी वही न्यूट्रिएंट्स हैं, वही सब कुछ है, लेकिन इसमें हम अगर अगर ऐड नहीं करते तो ये सॉलिड नहीं होता, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसको हम पेट्री प्लेट में रखते हैं, इसको हम अक्सर फ्लास्क में रखते हैं। लेकिन क्यों हमें जरूरत पड़ रही है कि हम दो अलग अलग तरीके के कल्चर बना रहे हैं जब हम न्यूट्रिएंट मीडिया सेम बना रहे हैं? एक्चुअली कुछ टाइप ऑफ आपके बैक्टीरिया या सेल्स ऐसे होते हैं जो सस्पेंशन कल्चर में बेटर ग्रो करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सॉलिड मीडिया पर बेटर ग्रो करते हैं। जो भी सॉलिड मीडिया है इसको आपको सब कल्चरिंग करना होता है, सब कल्चरिंग करना होता है 3 to 5 वीक्स के आसपास, ठीक है। सब कल्चरिंग मतलब ये देखिए, ये पूरी पेट्री प्लेट जैसे भर जाएगी, है ना। सो वी नीड टू शिफ्ट इट। तो मैं एक नई पेट्री प्लेट लूंगी, उसमें से थोड़ा सा यहाँ से सैंपल उठाऊंगी और इस पेट्री प्लेट पर रख दूंगी, है ना। तो प्योरिफिकेशन के लिए भी सब कल्चरिंग की जाती है, ताकि अगर इसमें कुछ और मिक्स है तो वो यहीं पर रह जाए, सिर्फ हमारा सेल्स उठ के जाए। और पेट्री प्लेट भर जाएगी तो आपको वैसे भी सब कल्चरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड पर आपके न्यूट्रिएंट जो है धीरे धीरे मिलते हैं सेल्स को, है ना, एकदम से नहीं मिलते, तो इनकी ग्रोथ स्लो होती है। और सब कल्चरिंग आप 3 to 5 वीक्स में एक बार कर सकते हैं। लेकिन लिक्विड में लिक्विड मीडिया है तो इनको जो है फ्रीली न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, और क्योंकि इसमें फ्रीली न्यूट्रिएंट अवेलेबल्स होते हैं तो इसमें जो ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट होती है। लिविंग बैक्टीरिया जो है उनकी जो सेल्स हैं, बैक्टीरिया है, उनकी
जो ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट है, तो वो सस्पेंशन कल्चर है। सस्पेंशन कल्चर में ग्रोथ क्योंकि फास्ट होती है, यू हैव टू सब कल्चर इट एवरी वीक, हर वीक से भी कम, इवन कभी कभी तो बहुत फास्ट कल्चरिंग हो तो इवन 3-4 दिन में ही आपको इसको सब कल्चर करना पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि इसमें सब कल्चरिंग फास्ट होती है क्योंकि ग्रोथ फास्ट होती है। इसमें सब कल्चरिंग आप ज़्यादा दिनों में कर सकते हैं क्योंकि ग्रोथ जो है वो स्लो होती है। ठीक है, तो ये 2 टाइप के आपके कल्चर जो है प्लांट टिश्यू कल्चर में प्रिपेयर किए जाते हैं, कैलस कल्चर और सॉलिड कल्चर, लिक्विड कल्चर और सस्पेंशन कल्चर। Now the roles of hormone and the plant tissue culture technique, अगर हम शुरू से समझने की कोशिश करें तो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक में क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। सो इट स्टार्ट्स विद इनिशिएशन, जहाँ पर आपका कोई भी प्लांट है, प्लांट से आप जैसे कोई भी सैंपल लेंगे जिसको हम एक्स प्लांट यहाँ पर कह देंगे, है ना, इसको एक्स प्लांट हम कह देंगे। एक्स प्लांट हम लेंगे और डायरेक्टली उनको कल्चर नहीं किया जाता, उन्हें वॉश किया जाता है, स्टेरलाइज किया जाता है ताकि उस पर जो बैक्टीरिया है, जो भी फंगस है या कोई और माइक्रोस्पोर है वो डेवलप ना हो, सिर्फ हमारा प्लांट टिश्यू ही डेवलप हो। ठीक है, तो इनको यहाँ पर स्टेरलाइज भी किया जाता है। स्टेरलाइज करने के बाद इसको आप जो है सॉलिड मीडिया पर शिफ्ट कर रहे हैं, है ना, सॉलिड मीडिया पर शिफ्ट कर रहे हैं अपनी पेट्री प्लेट में, आपने इनको रख दिया है। अब जो इंजर्ड सेल्स हैं जहाँ से आपने इसको काटा है, वो इंजर्ड सेल्स जो है डिवाइड होते हैं और यहाँ पर क्या बनाते हैं, कैलस बना लेते हैं, यानी कि एक अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ टिश्यू बना लेते हैं जिसे कैलस कहा जाता है। कैलस जो है, अब कैलस से क्या अपने आप प्लांट बन जाएगा, है ना, नहीं, तो पहले हम इसको रूटिंग मीडिया में शिफ्ट करते हैं। कैलस इज शिफ्टिंग टू रूटिंग मीडिया। ठीक है, रूटिंग मीडिया का मतलब क्या है, यहाँ पर रूटिंग मीडिया का मतलब है कि आपका ऑक्सिन और साइटोकिनिन्स जो है वो हाई रेशियो में मिलेंगे, हाई ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो, मतलब ऑक्सिन यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए, साइटोकाइनिन यहाँ पर कम होना चाहिए, तब यहाँ पर क्या होगा, रूट इनिशिएशन होगा, रूट डेवलपमेंट होगा। जब रूट डेवलपमेंट हो जाता है तो हम इसका रेशियो पलट देते हैं, यहाँ पर आपका ऑक्सिन कम कर देते हैं और आपका साइटोकाइनिन बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर शूट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो साइटोकाइनिन बढ़ा देंगे तो क्या होगा, शूट पोर्शन होगा। अब रूट्स भी बन गई और शूट भी बन गई, यानी कि पूरा छोटा सा प्लांटलेट डेवलप हो गया है। लेकिन ये प्लांटलेट जो डेवलप हुआ है, इसने अभी बाहर की दुनिया नहीं देखी है, ये बहुत कंट्रोल्ड कंडीशन में रहा है ना। कुछ पैम्पर्ड बच्चे होते हैं, राइट, अगर हम उनको सीधा हॉस्टल में भेज दें तो वो कैसे सरवाइव करेंगे, क्योंकि अभी तक उन्हें सब कुछ मम्मी पापा प्रोवाइड कर रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। तो थोड़ी सी हम उनके हॉस्टल जाने से क्या करते हैं, तैयारी शुरू कर देते हैं, है ना, उनको समझाना शुरू कर देते हैं, चीज़ें बताना शुरू कर देते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी हार्डनिंग कर रहे हैं, उसको बाहर जाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ऐसे ही प्लांट को भी हार्डनिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब ये लैब के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट से थोड़ा सा लेस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उसको शिफ्ट किया जाता है, यानी कि ग्रीन हाउस में, है ना, ग्रीन हाउस में इसको शिफ्ट किया जाता है। ग्रीन हाउस में ये थोड़ा सा तो एटलीस्ट एनवायरनमेंट के आसपास आते हैं, उसके बाद जो है इनको फील्ड में ट्रांसफर किया जाता है। डायरेक्टली इसीलिए नहीं किया जाता क्योंकि इनको लैब में ही हमने टेस्ट किया है, वी डोंट नो कि बाहर सरवाइव करेंगे कि नहीं करेंगे, इसीलिए फील्ड में डायरेक्टली ट्रांसफर कभी नहीं किया जाता, पहले ग्रीन हाउस में शिफ्ट किया जाता है कि वो कुछ रहना सीखे, राइट, उसकी हार्डनिंग हो। तो इसके लिए हार्डनिंग बहुत ज़रूरी स्टेप होता है, राइट। हार्मोन्स बैलेंस पूछ लिया जाता है एग्जाम में, शूटिंग के टाइम कौन सा हाई होगा या फिर रूटिंग के टाइम कौन सा हाई होगा। तो आपको रूट इनिशिएशन करना है तो ऑक्सिन हाई होगा, शूट इनिशिएट करना है तो ऑक्सिन लो होगा, साइटोकाइनिन हाई होगा। ठीक है, दोनों हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन रेशियो पर डिपेंड कर जाता है
कि रूट्स डेवलप होने वाली हैं या शूट डेवलप होने वाली हैं। सो दिस इज योर प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक ऑन द होल, कि यहाँ पर क्या क्या स्टेप्स हैं इस पूरी प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक में जो आपको फॉलो करने हैं टू गेट अ प्लांटलेट, राइट। तो अब हम चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ, और आने वाली क्लासेस में हम न्यूट्रिएंट मीडिया को पढ़ेंगे कि इस न्यूट्रिएंट मीडिया में क्या होना चाहिए, और स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में। लेकिन उससे पहले वी विल गो टू द एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। सो फर्स्ट इज द माइक्रो प्रोपगेशन। आप बहुत जल्दी बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं माइक्रो प्रोपगेशन के द्वारा, एंड दीज आर क्लोन्स। ये एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होंगे क्योंकि एक ही सेल से जनरेट हुए हैं, तो ये सारे जो है क्लोन्स होंगे। सेकेंड इज डिजीज फ्री प्लांट्स। जैसे कि मैंने कहा था, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जब भी आप मेरिस्टेमेटिक सेल का कल्चर लेंगे तो वहाँ से जो आपको प्लांट्स मिलते हैं वो हमेशा डिजीज फ्री, वायरस फ्री प्लांट्स होते हैं। तो प्लांट टिश्यू कल्चर की हेल्प से आपको डिजीज फ्री प्लांट्स मिलते हैं। द थर्ड इज द जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं विच आर लाइक वेरी रेयर, वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, उन्हें बचाना ज़रूरी है, यानी कि उनका जर्म प्लाज्म कंजर्व करना ज़रूरी है। तो ऐसे में हम उनको टिश्यू, स्लो ग्रोइंग टिश्यू कल्चर की फॉर्म में जो है कंजर्व कर सकते हैं, स्पेशली इफ दैट प्लांट डज नॉट हैव एनी सीड प्रोडक्शन, है ना। तो आप उसको स्लो ग्रोइंग टिश्यूज की फॉर्म में जो है प्रिजर्व करके रख सकते हैं और जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन में हेल्प हो सकती है। The fourth one is the secondary metabolite production. प्लांट में बहुत सारे मेटाबोलाइट्स बनते हैं, एल्कलॉइड्स बनते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इनकी काफ़ी सारी होती है ना, जैसे कि आपकी कैप्सिसिन मिलता है आपको इसमें, चिली में मिलता है, एंड तुलसी है ना, तुलसी की भी कोल्ड में हमें हेल्प करती है। तो उसमें कुछ ना कोई ऐसा मटेरियल है जो आपको हेल्प कर रहा है ना। आपकी हल्दी है, उसमें क्यूरक्यूमिन प्रेजेंट होता है। तो बहुत सारे ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारे मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं जो हमें डिफरेंट डिजीजेस में काम आते हैं। इन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की प्रोडक्शन के लिए जो है हम प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज डायरेक्टली कर सकते हैं, कि हम उन प्लांट टिश्यूज को या सेल्स को ग्रो करें और उनसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एक्सट्रैक्ट करें, बॉटल में पैक करें, एंड वी आर गुड टू गो इनटू द मार्केट, है ना। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। देन यू हैव ईयर राउंड सप्लाई, है ना। प्लांट टिश्यू कल्चर की हेल्प से आपको ईयर राउंड सप्लाई मिलती है, बिकॉज हर चीज़ का एक सीजन होता है ना भाई। आपको एप्पल्स सर्दियों में मिलेंगे, मैंगोज गर्मियों में मिलेंगे, लेकिन अगर प्लांट टिश्यू कल्चर है ना, तो आप इस तरीके के प्लांट भी डेवलप कर सकते हैं जिन पर टेम्परेचर या हीट इफेक्ट ना आए। सेकेंडली, आप इनको इजीली ग्रीन हाउस में कल्टीवेट कर सकते हैं, है ना, या नर्सरी आप बहुत इजीली पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हैं कि आपको वो टाइम ना मिले और आप डायरेक्टली प्लांटेशन करें। तो इन सब की हेल्प से जो हमारा टाइम गैप है वो कम होता है और हमें ऑन द होल पूरे ईयर राउंड जो है किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन मिल पाती है, जो कि नेचुरली पॉसिबल नहीं हो पाता है। देन हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन। हैप्लॉइड प्लांट्स बनाना यानी कि ऐसे प्लांट्स बनाना जिसमें एक ही कॉपी होती है। हम सभी में हमारे क्रोमोसोम्स की 2 कॉपी प्रेजेंट होती है, तो हम सब क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, 2n होते हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट टिश्यू कल्चर की हेल्प से आप हैप्लॉइड प्लांट्स भी डेवलप कर सकते हैं, यानी कि जिनमें एक ही क्रोमोसोम की कॉपी प्रेजेंट होती है। इसका फायदा सिर्फ इतना होता है कि आप इनको डिफरेंट स्टडीज के लिए, क्रोमोसोमल स्टडीज के लिए, उसकी जीन सीक्वेंस के लिए, रिसेसिव जीन्स का इफेक्ट स्टडी करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, रिसर्च के लिए इनका यूज़ किया जा सकता है, ताकि आप उसके जीनोम को और बेटर समझ पाएँ और आगे जाके वो अंडरस्टैंडिंग आपको उसके सिलेक्शन में, उसके इम्प्रूवमेंट में काम आ सके, ठीक है। तो हैप्लॉइड प्लांट डेवलप किए जा सकते हैं यूजिंग एंथर कल्चर, क्योंकि एंथर कल्चर जो है, पॉलेंस जो है, पॉलन क्या है, हैप्लॉइड सेल्स हैं, तो ऑफ कोर्स उनसे हैप्लॉइड प्लांट ही डेवलप होंगे। नेक्स्ट इज हाइब्रिड प्रोडक्शन। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो आपस में क्रॉस नहीं कर सकते, बट वी वांट टू क्रॉस देम एंड मेक अ हाइब्रिड। उसके लिए हम उनसे सेल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उन सेल्स को आर्टिफिशियली फ्यूज करवा सकते हैं। सो हम
ऐसे हाइब्रिड्स बना सकते हैं जो नेचुरली पॉसिबल नहीं है थ्रू प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा। एंड अगेन एम्ब्रियो रेस्क्यू, बहुत सारी स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन तो होता है, एम्ब्रियो भी बनता है, लेकिन ये एम्ब्रियो अबोर्ट हो जाता है। इस एम्ब्रियो को बचाया जा सकता है विद एम्ब्रियो रेस्क्यू, यानी कि जैसे ही एम्ब्रियो तैयार हो गया, उसे ज़्यादा टाइम ही नहीं देंगे, वहाँ से इस एम्ब्रियो को निकालकर इन विट्रो अपनी लैब में ही इसको ग्रो करेंगे। इस जिसकी हेल्प से क्या होगा, वो जो प्लांट आज तक एम्ब्रियो डिजेनरेशन की वजह से डेवलप नहीं हो पाया था, वो नई स्पीशी भी हो सकती है, नया हाइब्रिड भी हो सकता है, वो आप जो है एम्ब्रियो रेस्क्यू की हेल्प से बना सकते हैं। यानी कि जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, ये आपने मूवी देखी होगी ना, मिमी आई थी, है ना, तो बिकॉज द कपल वाज नॉट फर्टाइल इनफ, तो लेकिन वो उसी के एग, उसी के स्पर्म को यूज करके मिमी का वूम यूज किया जाता है टू कल्टिवेट दैट एम्ब्रियो, है ना। तो वहां पर एम्ब्रियो तो बन रहा था, लेकिन एम्ब्रियो बाद में किसी वजह से क्या हो रहा था, डिस्ट्रॉय हो रहा था, तो उस एम्ब्रियो को वहां से निकाला गया और मिमी में ट्रांसप्लांट कर दिया गया। तो वो क्या कर रही है, उसके बच्चे को जन्म दे रही है ना, तो उस बच्चे को बचाया गया विद द हेल्प ऑफ एम्ब्रियो रेस्क्यू, है ना। तो ऐसे ही हम प्लांट्स में कर सकते हैं। देन यू हैव जेनेटिक मॉडिफिकेशन, है ना, बीटी कॉटन है, फ्लेवर सेवर है, यानी कि हम डिफरेंट जेनेटिक मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं प्लांट्स में विद द हेल्प ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक हमें इसमें चाहिए होती है, ठीक है, ताकि हम उस सेल को ट्रांसफॉर्म कर सके। ट्रांसफॉर्म करने के लिए पहले हमें उसे कल्चर करना पड़ेगा और हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें कुछ सोमा क्लोन्स मिलते हैं, यानी कि ऐसे क्लोन्स जो क्लोन्स होने चाहिए थे, सिमिलर होने चाहिए थे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उनमें कोई वेरिएशन हमें मिल गई है विच इज़ यूजफुल टू अस। तो सोमा क्लोन से हमने एक वेराइटी डेवलप की गई है ना। सो कौन सी क्रॉप की वेराइटी है एंड उसका नाम क्या है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कहेंगे मैम हमेशा होमवर्क दे देती है, बट होमवर्क इज मस्ट, ठीक है। तो सोमा क्लोनल वेरिएशन, एक सोमा क्लोन हमने बनाया है, किस फेमस क्रॉप में बनाया और उसका नाम क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में के साइड से हम देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी एप्लीकेशंस हैं विच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इन प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर में इन सभी की हेल्प जो है ली जाती है, कहीं ना कहीं इनमें प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज किया जाता है। सो हियर वी विल बी वाइंडिंग आवर सेशन, हम जो है अपना सेशन वाइंड अप करते हैं। दिस इज योर रिकॉर्डेड बैच फॉर ICAR प्लांट साइंसेज। प्लांट साइंसेज का ICAR रिकॉर्डेड बैच जो है आपको यहाँ पर मिल रहा है। साथ ही साथ IBPS AFO MP REO के बैच आप देख रहे हैं, दीज आर लाइव बैचेज, इनकी लाइव क्लासेस आपको मिल रही है ओनली ऑन एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। ये सभी बैचेस आप जो है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर देख सकेंगे। पहले उसे डाउनलोड कीजिए, फिर उसमें एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनिए। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी आपके बैचेस हैं वो विजिबल हो जाएंगे। जिस भी बैच में आपको एनरोल करना है, यू कैन एनरोल थ्रू द एप्लीकेशन, लेकिन इस कोड को लगाना नहीं भूलेगा टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन योर कोर्स फी Y448A, ठीक है। Y448 का इस्तेमाल जरूर करें टू गेट एनरोल इन एनी ऑफ द बैच टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन योर फीस। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो मल्टीपल एग्जाम्स दे रहे हैं, सो यू कैन एनरोल इन एग्रीकल्चर महापैक, जहां पर एग्रीकल्चर अड्डा जितने भी बैचेस लेकर आ रहा है उन सबके पेड बैचेस, उनकी टेस्ट सीरीज, उनकी ई बुक्स, सबका एक्सेस आपको जो है पूरे 1 साल के लिए आपको इसमें मिलता है। दैट इज एग्रीकल्चर महापैक, यानी कि अगले 1 साल आप जिस भी एग्रीकल्चरल रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको कहीं से एनरोल नहीं करना, एक्स्ट्रा एनरोल नहीं करना, कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना, टेस्ट सीरीज के लिए अलग से पे नहीं करना। हर चीज जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर महापैक में आपको एक जगह पर मिल जाएगी। तो कॉस्ट इज 7,359। अगेन यूज द कोड Y448 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट इन योर कोर्स फी। वहां पर ऑलरेडी कुछ और सारे कूपन्स आपको देखने को मिलेंगे, बट द मैक्सिमम डिस्काउंट यू विल बी गेटिंग ऑन द Y448। ओके, तो आप इसको जो है यूज करके देख लीजिएगा बिफोर एनरोलिंग, सो दैट जितना भी पैसा आपका बच सके वो बच जाए, राइट।
ऑफ कोर्स वाइंडिंग अप द सेशन विद द गुड थॉट्स, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, डू योर होमवर्क। सोमा क्लोनल वेराइटी का नाम जो है आपको मुझे बताना है इन द कमेंट बॉक्सेस, एंड इन बैचेस में कैसे एनरोल करना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जस्ट आई एम एग्जिटिंग फ्रॉम हेयर, तो मैं आपको ये वेबसाइट पर दिखा रही हूँ, बट यू हैव टू अप्लाई इट इन योर एप्लीकेशन। एज मैंने आपको बताया है एप्लीकेशन पर इसकी फीस जो है और भी कम हो जाती है, जो मैं दिखा रही हूँ उससे, ठीक है। तो आप अड्डा 24/7 लिखेंगे एंड दिस इज योर साइट। इस तरीके से आपकी यहाँ पर साइट खुलती है। सबसे पहले ऑल कोर्सेज में से हमें एग्रीकल्चर को चुनना है, बिकॉज हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं। एग्रीकल्चर जैसे खुलेंगे, साइड में एग्रीकल्चर के सारे ऑप्शंस दिखेंगे। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम को यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे कि मैं ICAR प्लांट साइंसेस की तैयारी कर रही हूँ, तो इसके लिए मुझे ऐसे 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 करके ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर है ICAR JRF। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप ये ICAR प्लांट साइंसेस का बैच देख पा रहे हैं। साथ ही साथ एग्रीकल्चर महापैक, क्योंकि ये इसमें इंक्लूडेड है तो ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। इस पर आपने क्लिक किया तो ये बैच यहाँ पर आपको दिखता है। इस बैच की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखती है कि क्या क्या इसमें कवर्ड करवाया गया है। जहाँ पर पैथोलॉजी एंड क्रॉप फिजियोलॉजी जो है हीना मैम ने कवर कराया है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही बाय नाउ क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो प्राइस दिख रहा है वो दिख रहा है 3499, और ऑलरेडी इसमें कूपन जो है वो लगा हुआ है जिसमें आपको ऑफ मिल रहा है। स्टिल अगर ये आप यहाँ पर कोड लगाते हैं, where's the keyboard, Y448, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ Y448 लिखकर अप्लाई कर दिया तो आपकी फीस जो है और भी कम हो जाती है। यू विल गेट 77% ऑफ एंड द फी विल बी 3219। ये वेबसाइट पर है, एप्लीकेशन के द्वारा एनरोल करेंगे द फी विल बी मोर लेस, ठीक है, और भी कम हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ इस सेशन से। Do like and share the session, guys, and do your homework. I'm repeatedly saying this. Get involved with me and you will be loving these courses. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे अपने कुछ और नई क्लासेस के साथ, और सैटरडे मिलते हैं आपके डाउट सेशंस के साथ। तो सैटरडे आई विल बी लाइव एंड विल बी डिस्कसिंग योर डाउट्स इन आवर क्लास। गुड बाय, टेक केयर, और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें, बहुत मेहनत करते रहें। मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। गुड बाय एंड टेक केयर।